नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश और खबर आ रही है जहां कोकरस थाना क्षेत्र के भरवारी रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर नंबर 2 पर एक युवक की ट्रेन से टकराने से दर्दनाक घटना हुई है। बताया जा रहा है कि युवक प्लेटफॉर्म पर बैठा था और जैसे ही प्रयागराज से कानपुर जा रही मालगाड़ी आई वो अचानक ट्रेन के सामने खड़ा हो गया। लोको पायलट ने हॉर्न बजाकर छिताया लेकिन युवक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और ट्रेन से टकरा गया। हादसे की सूचना स्टेशन मास्टर को दी गई। रेलवे पुलिस मौके पर पहुंचे, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब तक युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस घटना की जांच में जुटी है और ये मामला और ये पता लगाने की प्रयास भी कर रही है कि युवक अचानक ट्रेन के सामने क्यों खड़ा हुआ। कौशाम्बी से जेगम रिजवी की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं जहां ग्राम लालपुर चांदाछाड़ निवासी गोविंद ने आरोप लगाया है कि गोपिया बैराज के पास चौकी इंचार्ज सर्वेश शुक्ला ने उनकी गाड़ी रोककर तलाशी ली और जेब में रखे 15,000 रुपए छीन लिए हैं। पीड़ित ने बताया है कि उनके रुपए वापस मांगने पर चौकी इंचार्ज ने धमकी दी है कि ज्यादा बोलोगे तो फर्जी मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया जाएगा। ग्रामीणों ने इस घटना को गंभीर बताते हुए कहा है कि यदि गरीब जनता की सुरक्षा करने वाले अधिकारी ही वसूली करेंगे तो न्याय की उम्मीद आखिरकार किससे की जाए। गोविंद ने पूरे प्रकरण की लिखी शिकायत मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, पुलिस का अधीक्षक बहराइच और पुलिस क्षेत्राधिकारी को सौंपकर निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई करने की मांग की। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। मैं सर आपका गोविंद सिंह, कहाँ के निवासी हैं? लालपुर चांदाछाड़। क्या समस्या है आपका? समस्या हमारी ये है कि हम अपने फार्मेसी चलाते हैं। जी, कहाँ पर चलाते हैं? वलही गाँव। जी हाँ। हम मरीज को लेकर आए थे मीनपुरवा। जी। माँ बिंदा हॉस्पिटल। जी। वहाँ हम मरीज को भर्ती करके रात को 9 साढ़े 9 बज रहे थे। हम घर वापस जा रहे थे जी। अपने फार्मेसी पर। सर्वेश शुक्ला मिले, हमें DIG फार्म पढ़ दिया। ये सर्वेश शुक्ला कौन है? सर्वेश शुक्ला चौकी इंचार्ज वलही गाँव, जी। थाना मोतीपुर। तो क्या हुआ? वहाँ मिले, हमको रोके, हम रुके, हमारी तलाशी लिए, पैंट उतरवाए, सब कुछ किए। जी। तलाशी लेने के बाद हमारे पास कुछ नहीं मिला। हमारे पास 15,000 रुपया था, वो ले लिए। जालिमनगर पुलिस की रात गश्त की खुली पोल सामने आई। जेब चोरों ने नानपारा लखीम मार्ग से महज 500 मीटर की दूरी पर 2 घरों को निशाना बनाया है। पहली वारदात में राजवती पत्नी वीरेंद्र निषाद के घर में चोर बांस के सहारे प्रवेश कर गए। उन्होंने 3 बड़े मोबाइल फोन, 50,000 रुपए नकद और लगभग 2 लाख रुपए के मूल्य के जेवरात चोरी कर लिए हैं। चोरों के हमले के दौरान घर की महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। राजवती ने बताया है कि 3 महीने पूर्व उनकी बेटी की शादी हुई थी जिस कारण जेवरात घर में रखे थे। बता दें आपको, दूसरे घर में भी चोरों ने लगभग 1 लाख रुपए के मूल्य के जेवर और 50,000 रुपए नकद और हाथ साफ कर लिए। बता दें आपको, स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि जालिमनगर क्षेत्र में इससे पहले भी कई चोरी हो चुकी है, घटनाएं हो चुकी हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और CCTV फुटेज खंगाली जा रही है। बहराइच से राहुल वर्मा की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने बिरहा गायिका सरोज सरगम के खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट विनीत उपाध्याय के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। ज्ञापन में बताया गया है कि सरोज सरगम ने अपने YouTube चैनल पर प्रकाशित बिरहा गाने में हिंदुओं की आराध्य देवी मां दुर्गा के खिलाफ आपत्तिजनक और अमर्यादित टिप्पणी की है। इस टिप्पणी से हिंदू समाज में गहरा आक्रोश फैल गया है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने मांग की है कि सरोज सरगम को तत्काल गिरफ्तार कर कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन, धरना प्रदर्शन होगा, बाध्य होंगे, जिसमें वो लोग मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। मिर्जापुर से SN यादव की रिपोर्ट। इस समय जनपद मिर्जापुर के जिला मुख्यालय में हम आपको पीछे की तस्वीरें दिखा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं और के अंदर वो आक्रोश है, क्या नाराजगी है कि ये आज जिलाधिकारी कार्यालय आए हैं और यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं क्या प्रक्रिया है इस प्रदर्शन को यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। ये क्या बात है कि आप लोग जिला मुख्यालय आए हुए हैं और ये धरना प्रदर्शन? बिरहा गायिका सरोज सरगम जो मड़िहान के खचहा गांव की रहने वाली है, उन्होंने कल हिंदू देवी देवताओं पर
जगत जननी माँ दुर्गा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, उसके विरोध में हम लोग जिलाधिकारी कार्यालय पर आकर के ज्ञापन दिए हैं और यह मांग कर रहे हैं कि उसकी गिरफ्तारी तत्काल हो, नहीं तो पूरा हिंदू समाज सड़क पर उतरेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। और जैसे कहते हैं कि देवी देवता तो सभी के हैं, जिसने कहा गाली दिया उसके भी देवी देवता हमारे भी हैं, आपके भी हैं, तो क्या इसमें क्या ऐसा कोई अलग से कोई प्रकरण आ गया कि सिर्फ विश्व हिंदू परिषद वालों को ये बुरा लगा, आम जनता को ये चीज़ें बुरी नहीं लगी? पूरी आम जनता को बुरा लगा है, विश्व हिंदू परिषद को ही नहीं, पूरी जनता, हिंदू समाज आक्रोशित है उनके इस कृत्य से। तो आप क्या चाहते हैं कि वो आप मतलब माफ़ी मांगे कि क्या करें कि ये जो आक्रोश है वो खत्म हो? माफ़ी मांगने का कोई औचित्य ही नहीं है। आप जो है इस तरह के अनर्गल आलाप जो है बोलती रहेंगी और माफ़ी मांगने का कोई औचित्य नहीं है। उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर से कठोर कार्रवाई हो, ताकि हिंदू समाज के ऊपर, देवी देवताओं के ऊपर कोई फिर से ऐसी अभद्र टिप्पणी न कर सके। आप अपना परिचय बताइए। माता साहेब मिश्र, जिलाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद। तो इस तरीके से आपने देखा कि हिंदू देवताओं के ऊपर गलत बयानबाजी और टिप्पणी करना एक विरहा गायिका के लिए बहुत ही मुसीबत बनने वाली है, जिसके की समर्थन में पूरी जनता और विश्व हिंदू परिषद हम आपको जो दिखा रहे हैं कि सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी के विरोध में खड़े हुए हैं। ऐसी चीज़ें जो हिंदू धर्म हो या किसी भी धर्म के जो देवी देवता हैं उनके खिलाफ नहीं करनी चाहिए। अब ये देखा जाता है कि जो विरहा गायिका है इस बात पे उसका क्या अगला कदम होता है कि वो माफ़ी मांगती है, नतमस्तक होती है, क्या करती है। मिर्जापुर से न्यूज़ 21 के लिए एसएन यादव की रिपोर्ट। जिले के वकीलों ने हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर जिलाधिकारी दरबार पहुंचकर राष्ट्रपति को लिखित ज्ञापन एक्सट्राट मजिस्ट्रेट को सौंपा है। ज्ञापन में वकीलों ने सुरक्षा कानून लागू करने और हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग दोहराई है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सतनाम सिंह मठूट ने कहा है कि वकीलों को शास्त्र रखने का लाइसेंस दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ आपको बता दें, मठूट ने कहा है कि वकीलों को शास्त्र रखने का लाइसेंस दिया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने लगातार खतरा बना रहता है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, उन्होंने बताया कि वकीलों ने कई बार प्रदर्शन किए हैं लेकिन सरकार ने उनकी आवाज नहीं सुनी और कानूनी रक्षा और सुरक्षा तय तथा उच्च न्यायालय की सुविधा पर कोई कदम नहीं उठाया है। मठूट ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो वकील अनिश्चितकाल धरने पर बैठने पर मजबूर होंगे। रामपुर से शाहबाज खान की रिपोर्ट। क्या है पूरा मामला जानना चाहेंगे। देखिए, हमने एक तो ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय को दिया है, उसमें 4 मांगे रखी हैं हमने। सबसे पहली मांग तो ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच दी जाए। दूसरी मांग हमने रखी है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, क्योंकि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट इतना ज़रूरी है। जब मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो सकता है तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट क्यों नहीं लागू हो सकता? क्योंकि अधिवक्ताओं के साथ सौतेला व्यवहार सरकारें करती हैं। अभी कानपुर में और बनारस में निहत्थे अधिवक्ताओं पर इतना ज़्यादा बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज हुआ है, हमने उसकी भी निंदा की है और हमने ये भी मांग की है कि उनके विरुद्ध सख्त उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मंजनपुर कोतवाली क्षेत्र की एक युवती ने आरोप लगाया है कि उसके प्रेमी ने उसे शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए। युवती का कहना है कि प्रेमी उसे चित्रकूट ले जाकर कमरे में शारीरिक संबंध बनाने का मजबूर करता था शारीरिक संबंध बनाने पर। साथ ही साथ युवती ने बताया कि जब उसने शादी का दबाव बनाया तो प्रेमी ने शादी करने से साफ मना कर दिया है। युवती के अनुसार प्रेमी के परिवार ने भी शादी करने से मना कर दिया है। वहीं पर मामला लगभग 2 साल से चल रहा था। युवती ने पहले भी पुलिस अधीक्षक और क्षेत्रीय सीओ से शिकायत की थी। शिकायत के बावजूद अभी तक इस मामले में कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। युवती का कहना है कि उसे न्याय नहीं मिला और इंसाफ की प्रतीक्षा कर रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कौशाम्बी से जेगम रिजवी की खास रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें, जोगिया उदयपुर क्षेत्र के संगलदीप गांव में राप्ती नदी के लगातार कटान से ग्रामीणों का जीवन संकट में है। आजादी से पहले से ही नदी का पानी गांव के घर
निकलता आ रहा है। आपको बता दें, जहां जुलाई में केशव, कन्हैया, श्याम सुंदर के घर बह गए, जिनका अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला है। स्थिति की जानकारी मिलने पर जिलाधिकारी राज गणपति आर ने अमरिया के गांव के ग्रामीणों से बातचीत कर हालात का जायजा लिया है। उन्होंने राहत किट मुहैया कराने और कटान रोकने के लिए अपर जिलाधिकारी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की है, निर्देश दिए हैं। वहीं ग्रामवासियों का कहना है कि वर्षों से प्रशासन और शासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ग्रामीण अब इस प्राकृतिक खतरे से अपने गांव को बचाने की उम्मीद में प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार करें। सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद की रिपोर्ट। देखिए, जो लगातार जनपद में 2-3 दिन से बारिश हो रही है और संकलदीप ये गांव है जो नौगढ़ तहसील में पड़ती है, इसका चारों तरफ पानी से घेर लिया गया है। इसको देखने के लिए आया हूँ और गांव वाला से भी बात किया और मोटर बोट और नाव का उपलब्ध करा दिया गया है और साथ में रेशन किट को उपलब्ध करने के लिए भी एसडीएम साहब को निर्देशित किया गया। और एक 17 करोड़ का एक तटबंध का प्रोजेक्ट संस्थिति करके शासन को भेज दिया गया, उसको भी प्रयास किया जाएगा। और ये इसके अतिरिक्त एडीएम साहब का अध्यक्षता में एक टीम गठित करने के लिए निर्देशित किया गया है। वो टीम गठित करके गाँव का बचाव का संबंध में मतलब रिपोर्ट देंगे, उसका आधार पर। देखिए, महिला सशक्तिकरण के प्रतीक बनकर कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज की तृतीय वर्ष की छात्राएं महक दुबे और आकृति वरवानी दिल्ली में हुए इंटरनेशनल मेडिकल स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस में कॉलेज और शहर का नाम गर्व से रोशन कर दिया है। दोनों छात्राओं ने इस कॉन्फ्रेंस में कुल 13 मेडिकल सर्टिफिकेट्स अर्जित किए हैं। महक दुबे को उनके क्लिनिकल की इस प्रेजेंटेशन पर मॉडल ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है, जबकि आकृति वर्मा ने अम्यूटोरस सिडन्योरियम जैसे दुर्लभ केस के माध्यम से विशेषज्ञों और श्रोताओं का ध्यान खींचा है। आपको बता दें, सिंड्रोम जैसे दुर्लभ केस के माध्यम से विशेषज्ञों और श्रोताओं का ध्यान खींचा गया है, जहां दोनों न केवल चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, बल्कि वैज्ञानिक शोध, पत्र लेखन, वाद विवाद और साहित्यिक कार्यक्रमों में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। इनके इस प्रदर्शन से महिला सशक्तिकरण और मेडिकल शिक्षा में छात्राओं की बढ़ती भूमिका को प्रदर्शित किया गया। कानपुर से विशाल सैनी की खास रिपोर्ट। मैं जैसे पहले से ही बता रहा हूँ कि जीएसवीएम खाली ऐसा नहीं है कि अस्पताल के साइड में आगे बढ़ रहा है। हम लोग यानी कि जो यूजी दोनों बच्चियाँ जो थी वो पैरा Q2 की बच्चियाँ हैं, यानी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं। तो उन्होंने डिबेट्स में, क्लिनिकल फोटोग्राफ में इत्यादि में बहुत जगह पार्टिसिपेट किया और उनको 13 सर्टिफिकेट्स मिले, जो हमारे लिए जीएसवीएम के लिए बहुत गर्व की बात थी। और सबसे मज़े की बात ये बच्चे जो हैं बिना तैयारी के साथ गए थे। अगर ये तैयारी के साथ गए होते तो हो सकता और ज़्यादा सर्टिफिकेट लेके आते। तो मैं इन दोनों बच्चियों को धन्यवाद देता हूँ, पलक और आकृति दोनों का नाम, तो जी महक और आकृति जी। थाना प्रयागपुर क्षेत्र के कुटियाना बाजार में चोरों ने दिन दहाड़े पुलिस को खुली चुनौती देते हुए रामजी पुत्र साधु राम के घर से नकदी और जेवरात पार कर दिए हैं। चोरों ने खिड़की तोड़कर घर में रखे 12,000 रुपए नगद और करीब 50,000 रुपए के जेवरात चुरा लिए हैं। वारदात के समय परिवार खेत पर काम करने गया था। ग्रामीणों का आरोप है कि थाना प्रभारी मिथिलेश राय की तैनाती के बावजूद इस इलाके में गश्त न होने से अपराधियों के हौसले बुलंद है। स्थानीय लोगों ने कहा है कि अगर पुलिस गश्त की सही से करती तो ये वारदात टल सकती थी। चोरी की घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कार्रवाई शुरू कर दी है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। लमसम कितने की चोरी हुई है? क्या क्या ले गए हैं? कुछ नगद रुपया ले गए हैं। कितना ले गए हैं नगद? 5 और बाकी सामान? पायल रहा, मुंदरी हटा पर है, सब रहा, पायल मुंदरी रहा, 4-5 मटर माल रहा है। तो आप लोग घर पर नहीं थे क्या? नहीं, घर पर हम काम पर रहे। ये अपन लड़के रहे, सब यही रही। तो अपन 3-4 बजे घासे गई तो पछवा खोल के गई, बाहर से लौटो में कोई पहले घुसी का हो, यह सब बात हुई। अब बस बहुत तो आप लोग जान नहीं पाए? जान कैसे पाए? ये खाना बनाओ घर तक ले जाएंगे। नगर थाना क्षेत्र के राजा मूर्ति तिराहे पर स्थित अप्पू बंगाली की मिठाई की दुकान में शनिवार को अचानक भीषण आग लग गई है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया है। विजुअल में देख सकते हैं जहां सारा सामान जलकर राख हो गया है, खाक हो गया है। इस दौरान दुकान में मौजूद एक कमर्शियल और 5 घरेलू गैस सिलेंडर्स में से एक सिलेंडर भी फट गया है, जिससे जोरदार धमाका हुआ है। मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया। लोग जान बचाकर भागते हुए नजर आए हैं। वहीं सूचना पर 112 पीआरबी और थाना पुलिस फोर्स के साथ फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही है कि बाकी सिलेंडर्स नहीं फटे, वरना बड़ी जनहानि हो सकती थी। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट।
अब बनारस की हालिया घटना के विरोध में शनिवार को कानपुर कचहरी में अधिवक्ताओं ने कार्य का बहिष्कार किया है। बार एसोसिएशन और लॉयर्स एसोसिएशन के संयुक्त आह्वान पर अधिवक्ता एकजुट होकर न्याय कार्य से विरत रहे हैं और पुलिस आयुक्त को मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन भी सौंपा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि केवल आरोपों के आधार पर अधिवक्ताओं पर मुकदमे दर्ज करने की कार्रवाई रोकी जाए, अधिवक्ता संरक्षण कानून को तत्काल पारित किया जाए और फर्जी मुकदमों को निरस्त कर दोषी पुलिसकर्मियों अधिकारियों पर कार्रवाई हो। पूर्व अध्यक्ष पंडित रविंद्र शर्मा ने चेताया है कि यदि पुलिस का रवैया नहीं बदला तो अधिवक्ता समाज सड़क पर उतरेगा और आंदोलन करेगा। वहीं महामंत्री अमित सिंह ने भी बनारस और चंदौली की घटनाओं पर कड़ा विरोध जताया है। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। गुलावटी थाना पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान मुजफ्फरनगर निवासी अमित, अनिल और श्रवण के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके कब्जे से 37 एटीएम कार्ड, नकदी, मोबाइल फोन, अवैध असलहा, चाकू, एक वर्ना कार और बाइक भी बरामद की है। आरोपी जिसमें एटीएम बूथ पर सहायता करने के बहाने लोगों का कार्ड बदल लेते थे और उसके जरिए नकदी निकाल लेते थे। पूछताछ में तीनों ने बुलंदशहर के गुलाटी और बरेली जिले में वारदातें करने की बात को कबूला है। वहीं पुलिस रिकॉर्ड में इनके खिलाफ पहले ही आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इनकी गिरफ्तारी से एटीएम से होने वाली ठगी की घटनाओं पर अंकुश लगेगा। बुलंदशहर से शहरोज खान की रिपोर्ट। जनपद बुलंदशहर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में, उसमें थाना गुलावटी पुलिस को एक विशेष सफलता हासिल हुई है। एक अंतर्राज्यीय गिरोह जो कि कई राज्यों में हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भी अपने आपराधिक कृत्य कारित करता है, उसको आज गुलावटी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसमें जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं अमित, श्रवण और अनिल, ये तीनों चरथावल मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। इनके द्वारा एटीएम जो सेंटर होते हैं जहाँ पे एटीएम मशीन लगी होती है, वहाँ पे जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं या जो महिलाएं होती हैं जिनको एटीएम से पैसा निकालने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, वो सहायता के नाम पे आगे बढ़ते हैं ये लोग। और इनके पास लगभग हर बैंक के एक एटीएम कार्ड उपलब्ध रहते हैं और बड़ी चालाकी से ये अपना एटीएम कार्ड उनसे बदल देते हैं तथा उनके एटीएम से फिर दोबारा पैसा निकाल कर उनके अकाउंट को खाली करने का काम करते हैं। ये एक संगठित गिरोह है, ये शातिर किस्म के बदमाश हैं। इनके द्वारा कम से कम 100 से ज़्यादा घटनाएं कारित की गई होंगी। इनके पास से जो बरामदगी है उसमें लगभग 37 एटीएम कार्ड इनके पास से बरामद किए गए हैं। एक वर्ना गाड़ी है इनके पास तथा एक मोटरसाइकिल है हीरो स्प्लेंडर, उसको गिरफ्तार किया गया है। एक तमंचा और 2 चाकू भी इनके पास से बरामद हुए हैं। साथ ही साथ 5600 रुपये नकद तथा 2 मोबाइल फ़ोन इनके पास से बरामद किया गया है। सर, पिछले कितने समय से ये क्राइम कर रहे हैं और हमारे यहाँ की कितनी घटनाओं को कर रहे हैं, इकबाल किया है? ये इनका आपराधिक इतिहास जो निकाला गया है उसके आधार पर ये 2009 से इनके आपराधिक कृत्य जो है हमारे सामने आए हैं। इकबालिया बयान में भी इन्होंने बताया है कि कम से कम 100 से ऊपर 150 के आसपास घटनाएं इन्होंने की हैं। अभी हाल फिलहाल में गुलावटी थाना क्षेत्र में भी इन्होंने एक घटना की थी तथा दिनांक 22/8 को बरेली में फरीदपुर जगह पड़ती है, फरीदपुर में भी इन्होंने ऐसा कृत्य करने का इकबाल किया। केसरगंज के मझारा तोखली और गंदूझला गांव के पास दिन दहाड़े अफरा तफरी मच गई है। अब आंगन में मां के साथ खेल रहे 3 वर्षीय अनिकेत को अचानक आदमखोर जानवर उठा ले गए हैं। आपको बता दें, मां की आवाज सुनकर ग्रामीण जुटे पर तब तक जानवर बच्चे को लेकर खेतों में लापता हो गए। मौके पर वन विभाग की टीमें और ग्रामीण बच्चे की तलाश में जुट गए, लेकिन अब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। आपको बता दें, DFO ने बताया है कि सूचना मिलने के बाद 32 खोजी टीमों के साथ ड्रोन कैमरा भी लगाया गया है। वहीं सपा विधायक आनंद यादव ने प्रशासन और फॉरेस्ट टीम की नाकामी पर कड़ी आपत्ति जताई और बच्चों के परिजनों के लिए 50 लाख और घायलों के लिए 5-5 लाख रुपए की मुआवजे की भी मांग की। उन्होंने तुरंत खतरनाक जानवर पकड़ने और प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने की चेतावनी दी है। ग्रामीणों और प्रशासन दोनों घटनास्थल पर चौकस है। खोज और जांच जारी है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। ये प्रशासन की नाकामी है। आज 9 तारीख से 3 बच्चों की जान चली गई और 10-12 लोग घायल हो चुके हैं और दिन में हमले हो रहे हैं। ये भेड़िया तो हम लोग कह रहे हैं, लेकिन भेड़िया के अलावा ये फिसकैट है या फिर तेंदुआ है जो दिन में इस तरह से हमला कर रहा है। माँ की गोदी से बच्चे को छीन ले गया है। रक्षाराम का बच्चा था 4 साल का, जो माँ की गोदी में था, चीनी खा रहा था और उसकी बहन और उसकी माँ बच्चे को बचाना चाहिए लेकिन बचा नहीं पाई और तेंदुआ लेकर चला गया है। और ये जो फॉरेस्ट विभाग की टीम जो ड्रोन कैमरा लिए टहल रहे हैं,
ये बिल्कुल पूरी तरह फेल है। ये आज तक अभी यही नहीं कन्फर्म कर पाए हैं कि तेंदुआ है कि फिशकैट है कि भेड़िया है। भेड़िया कभी दिन में इतनी हिम्मत नहीं करेगा कि बच्चों को गोदी से खींच ले जाए, डरता है भेड़िया। लेकिन फिशकैट और तेंदुआ ये डरते नहीं है, ये घर के अंदर भी घुस जाएंगे और दिन में भी हमला करते हैं। और दिन की जितनी भी घटनाएं हुई हैं ये इसी फिशकैट या तेंदुआ के द्वारा हुई हैं। चाहे बकरी पे हमला हुआ, मारी गई हो, चाहे उस दिन देवनाथ पूर्व में बच्चे पे हमला हुआ, चाहे वहाँ कोनिया पे महिला पे हमला हुआ, इसी हिंसक जानवर ने सब जगह हमला किया है। जो दिन में घटनाएं होती हैं वो भेड़िया के अलावा ये जो दूसरा किस्म का हिंसक जानवर है तेंदुआ या फिशकैट यही कर रहा है। और प्रशासन से हम मांग करते हैं कि जो मृतक बच्चों के परिवार को कम से कम 50-50 लाख का मुआवजा दिया जाए और जो घायल हैं उनको 5-5 लाख का घायलों के इलाज के लिए मुआवजा दिया जाए और तत्काल इन हिंसक जानवरों को पकड़ा जाए। नहीं तो अब धैर्य का बांध टूटने वाला है। हम लोग प्रशासन को घेरेंगे और प्रशासन को जब तक घेरे रहेंगे जब तक ये हिंसक जानवर पकड़े नहीं जाएंगे। यही मुझे कहना था, यही आपके माध्यम से प्रशासन को अवगत कराना चाहता। क्या जानकारी आपको मिली है? यहाँ पर 10 बजे के आसपास सूचना मिली कि एक वन्यजीव जो है बच्चे को उठा ले गया है। हम लोग यहाँ मौके पे पहुँचे हैं और टीम भी मौके पे पहले से मौजूद है। वहाँ पर एक बाहर की तरफ गांव है गंधोजारा, यहाँ पर जो घर है बाहर, गांव से बाहर, वहाँ पर महिला हाथे में अपने खाना बना रही थी। वो बच्चा बता रहे हैं वहीं बैठा था, 3 वर्षीय बच्चा है, जिसको कि वन्यजीव ले गया है। और तत्काल लोगों ने जो है दौड़ के वहाँ पर अंदर कोशिश भी की बचाने की, लेकिन बता रहे हैं कि वो ले गया उसको। टीम यहाँ लगातार कॉम्बिंग भी कर रही है, ग्रामीण भी लगातार यहाँ सर्च कर रहे हैं। अभी तक उसको जो है खोजा नहीं जा सका है। जब तक उसको जो है खोजा नहीं जा सकता है हम लोग लगातार उस पर जो है लगे हुए हैं कि किसी तरह से उसका जो है हम प्राप्त कर ले, उसका सुराग मिले। अगली तैयारी क्या है? लगातार हम लोग इसमें छानबीन कर रहे हैं और जो है जब तक यहाँ कुछ मिलता नहीं तब तक हम इसको जारी रखेंगे। इसके बाद मिलने के उपरांत ही हम अपडेट कर पाएंगे। अब तक कितने बच्चों की मौत हो चुकी है जंगली जानवर के? और कितने लोग घायल हुए हैं? दो जो है मौतें यहाँ पर अभी तक हुई हैं, एक परागपुरवा में, एक बोहरवा के जो है भौरी गाँव में जो है। तीसरी घटना यहाँ पर जो है हुई है और इसमें हम लोग लगातार इसको देख रहे हैं। 4-5 लोगों के घायल होने की यहाँ पर स्थानीय क्षेत्रों में सूचना है इसकी। उदयपुर कटैया गांव में जुलूस मोहम्मदी के दौरान अला मोहम्मद लिखने पर दर्ज एफआईआर का विरोध शुरू हो गया है। कानपुर में इसी तरह का बोर्ड लगवाने वाले 25 मुस्लिम युवकों पर एफआईआर दर्ज होने की घटना पर बरेली स्थित दरगाह आला हजरत ने भी कड़ी आपत्ति जताई है। बता दें आपको, दरगाह के संगठन जमात रजा ए मुस्तफ़ा के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा है कि पैगंबर से मोहब्बत जताने के लिए कोई बोर्ड लगाना किसी भी स्थिति में अपराध नहीं है। उन्होंने इसे भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का उल्लंघन करार देते हुए कहा है कि नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25 धर्म के पालना की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। उन्होंने मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले का हवाला देते हुए कहा है कि धार्मिक प्रेम और आस्था प्रकट करना किसी भी समुदाय का कानूनी अधिकार है। शाहजहांपुर से मोहम्मद सलीम की खास रिपोर्ट। यही मांगे थी कि जो कानपुर की सरजमीन पर कुछ शरपसंद लोगों ने आइलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने पर एतराज़ किया और एफआईआर कराई, तो इसी बात को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन हुआ है कि यहाँ से उनको पैगाम दिया जाए कि जो कुछ गवर्नमेंट ने किया ये गलत किया, इसलिए गवर्नमेंट को ऐसी एफआईआर दर्ज नहीं करनी चाहिए। और एफआईआर की बिना पर जिन लोगों को हिरासत में लिया गया तो उन लोगों को फ़ौरन से फ़ौरन रिहा किया जाए, यही मेरी गवर्नमेंट से अपील और गुजारिश है। और जिन्होंने आइलम मोहम्मद कहने के ऊपर एतराज़ किया है उन लोगों को हिरासत में लिया जाए और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि हमारे मुल्क का अमन कायम रहे और मुल्क में बदअमनी ना फैलने पाए। भारत सरकार से क्या मांग करेंगे आप? भारत सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारे मुल्क में अमन और शांति के लिए कुछ ऐसी मुहिम चलाई जाए और शरपसंद लोगों को गिरफ्तार किया जाए, उन्हें कीफ़े किरदार तक पहुंचाया जाए ताकि दोबारा ऐसी हरकत करने की उनके अंदर जसारत पैदा न हो। मेडिकल कॉलेज में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पंकज पुरोहित ने आधा दर्जन से अधिक युवकों से लाखों रुपए ऐंठ लिए हैं। पीड़ितों की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी पंकज के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज कर ली है, लेकिन इसके बावजूद आरोपी खुलेआम घूम रहा है। पीड़ितों का कहना है कि जब भी वे पंकज से अपने पैसों की मांग करते हैं, उन्हें धमकी देने लगता है, वो वही
कभी आत्महत्या करने की धमकी देता है तो कभी झूठे मुकदमे में फंसाने की बात कहता है। पीड़ित युवकों ने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई है कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में कोई और बेरोजगार उसकी ठगी का शिकार न हो। ललितपुर से निहाल सेन की रिपोर्ट। जी मेरा नाम रानी है। कहाँ की निवासी हैं आप? मैं रोड़ा की निवासी हूँ, फिलहाल यहाँ स्टेशन पे रहती हूँ। और पंकज मतलब किसी कारण हम लोग हॉस्पिटल में मिले, अच्छे खासे दोस्त बने। उसके बाद इनने मुझे फ़ोन किया कि वो मेडिकल कॉलेज में जॉब दिला रहे हैं, कुछ पैसे दे दो, डॉक्यूमेंट दे दो। किस चीज़ की जॉब दिला रहे थे? ये मुझे बाढ़ आया की जॉब दिला रहे थे। फिर क्या हुआ? तो इनने मुझसे पैसे ले लिए पूरे एक बार में 1 लाख रुपए, कुछ ऑनलाइन दिए और कुछ कैश दिए। फिर इन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, 2-4 लोगों से और करवा दो पैसे, मैं तुम्हारे मतलब हमारी 1-1.5 लाख में डील हुई थी, तो मैं तुमसे 50,000 रुपये और नहीं लूँगा। तो मैंने 2 लोगों से और पैसे दिला दिए। अब इनका कुछ, हालांकि अभी पकड़े गए हैं। क्या नौकरी मिली है आपको? कुछ भी नहीं, फर्जी ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया, उस पर किसी का कोई साइन नहीं, कोई मोहर नहीं, बस फर्जी खाली। और हाल निवासी आज तुम क्या मामला लेकर आए? मामला ये कि इनसे हम लोग डॉक्टर प्रकाश जैन के साथ में काम किया, तो इनने हमें संपर्क किया कि सरकारी हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज में जगह निकली है, हम आपको नौकरी लगवा देंगे आपके बच्चे की। तो इतना पैसा लग रहा है, बोले 2.5 लाख रुपया लग रहा है। होते करते वो 2 लाख में हमारी बात हो गई, तो 1.5 लाख हमने एडवांस दे दिया। और हमारे साथ में फूफा जी थे प्रमोद सेन, तो 2 लाख रुपया उनके लड़के के लिए भी दिया, 3.5 लाख रुपया हमारा है। अब इनने पैसा दे दिया, हम लोगों को लटका आज निकल 8 महीना 10 महीने। अरे कितने लोग हैं आप लोग जिन्होंने नौकरी के नाम पे पैसे दिए थे? देखिए हम लोग 9 लोग तो यही हैं जो हमने लोग एक साथ एक ही मुकदमा में हैं, बाकी और कितने भगवान जाने वो जाने, उनके परिवार के। कितने रुपए की इन्होंने ठगी की? ठगी करीब लगभग होगी 40 लाख हो, 30 लाख हो, लगभग इतने होगी लगभग। इन लोगों की इतना पैसा। अच्छा, तो अभी वो कहाँ है? अभी हमसे कोतवाल साहब ने कहा था पकड़ के देना, तो हमने पकड़ के दिया है कोतवाल साहब को। अब वो कह रहा है कि यहाँ से जमानत करा लेंगे 191। ये बताइए मुकदमा लिखा है क्या 191 जमानत होना चाहिए या विवेचना अधिकारी को धाराएं बढ़ाना चाहिए? खबर देख रहे हैं जहां केसराहा थाने के सकार पार और चौकी क्षेत्र में शनिवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब गेकटा गांव जाने वाली सड़क किनारे 55 वर्षीय व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। मृतक की पहचान शिवपूजन निवासी ग्राम कोटिया पांडे के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों को सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम के साथ जांच शुरू कर दी गई। घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद की रिपोर्ट। पुलिस ने वाहन चोरी की वारदातों पर बड़ा प्रहार करते हुए एक सक्रिय गिरोह का पर्दाफाश किया है। थाना मझौला पुलिस ने गश्त के दौरान 30 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर 7 लग्जरी गाड़ियां और 6 फर्जी नंबर प्लेट बरामद किए हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि ये गैंग दिल्ली, जियार, गाजियाबाद और अन्य राज्यों से गाड़ियां चोरी कर उन पर फर्जी प्लेट लगाता था और मौका मिलते ही उन्हें ऊंचे दामों पर भी बेच देता था। गैंग के पास एक सॉफ्टवेयर भी था जिसकी मदद से गाड़ियों के लॉक आसानी से खोले जाते थे। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया है कि गिरोह का संचालन पलवल निवासी गगन और अलीगढ़ के राजकुमार दुबई से कर रहे थे। बता दें आपको 2 अन्य आरोपी अभी भी फरार है जिनकी तलाश जारी है। बरामद गाड़ियों की कीमत करोड़ों रुपए में बताई जा रही है। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए सीओ सिविल लाइंस और एसएचओ मझौला, चौकी इंचार्ज टीपी नगर और चौकी टीपी पे तैनात अन्य एसआईज और कांस्टेबल्स, इन लोगों ने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। इन लोगों ने एक अंतर्राष्ट्रीय वाहन माफिया गैंग का खुलासा किया है जिसमें से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 7 गाड़ियां, जिसमें से 6 गाड़ी दिल्ली से चोरी हुई थी और 1 गाड़ी सैदाबाद गाजियाबाद से चोरी की गई थी। 7 गाड़ियां इन लोगों ने काफ़ी अथक प्रयास और काफ़ी मेहनत के बाद इन लोगों ने रिकवर की है और इस तीनों को अरेस्ट किया गया है। इसमें जो अरेस्टेड लोग हैं उसमें एक का नाम गगन है जो पलवल का निवासी है, दूसरा राजकुमार है वो भी पलवल का निवासी, हालांकि वो रहने वाला इगलास अलीगढ़ का है लेकिन पलवल में रहता है, वहाँ का ये निवासी है। और जो थर्ड है यूनुस, ये रहने वाला जयपुर का है। बेसिकली ये जिस गैंग के लिए काम करते हैं वो गैंग सारिक साटा नाम का गैंग है। सारिक साटा संभल निवासी है और अभी वर्तमान में उसके बारे में जानकारी मिली है तो दुबई में रहता है और दुबई से ही पूरे इस अपने गैंग को ऑपरेट कराता है। उस गैंग में उसका एक पूरा नेटवर्क है। उस गैंग में कुछ लोग गाड़ी को लिफ्ट करते हैं, ऑटो लिफ्टिंग करते हैं 4 पहियों की ऑन डिमांड,
जिस तरह की गाड़ी चाहिए होती है उस तरह की गाड़ियों को लिफ्टिंग करते हैं, कुछ लोग उसको रिसीव करते हैं और फिर उसके बाद उसके डिस्पोजल के लिए कुछ लोगों को लगाया जाता है। मान्यवर काशीराम आवासीय योजना के अंतर्गत रहने वाले 123 परिवार इन दिनों गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। कॉलोनी का मुख्य मार्ग जिसे मकान आवंटन के समय मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने दिखाकर EWS मकानों की बिक्री की थी। साथ ही साथ अब बता दें रेलवे द्वारा बंद किया जा रहा है। रेलवे विभाग ने भूमि को अपना बताते हुए वहां बाउंड्री वॉल खड़ी करनी शुरू कर दी है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि यदि ये मार्ग बंद हुआ तो कॉलोनी पूरी तरह से कैद हो जाएगी। न केवल दैनिक जीवन प्रभावित होगा बल्कि आपातकालीन सेवाएं भी बाधित हो सकती है। उनका आरोप है कि MDA ने बिना पुख्ता मार्ग सुनिश्चित किए मकान बेचकर गंभीर लापरवाही की है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कॉलोनी वासियों स्थानीय विधायक रितेश गुप्ता से मिले हैं। विधायक ने आश्वासन दिया है कि वे मंडल आयुक्त, जिलाधिकारी और रेलवे से DRM से बात कर शीघ्र समाधान निकालें। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मुनेश चौधरी। क्या मामला है, क्या शिकायत है? मामला ये है, मैं 2007 में ये अलर्ट हुई थी, 2008 से मैं रह रही हूँ। मुझसे 1.5 साल के बाद सब लोग आए, पहले मैं आई। उसके बाद जब ये बन रही थी मुझे रास्ता दिखाया दूसरा, उधर से ये वाला मिलेगा, उसके बाद बोले ये मिलेगा। तो अब उसके बाद जब ये गांव वालों का इतना कब्जा हो गया इसके ऊपर, कुछ लोग घर मेरे सामने बने हैं। रात में इन लोगों के लेंटर पड़ते थे और बना लिए, सबने सारा घेर लिया यहाँ का एरिया। ये पहले ऐसा नहीं था जब मैं आई, और अचानक से अब एकदम रेलवे ने भी अपना वो दिखा दिया। तो हम कहाँ जाएंगे, हमने तो पैसा इतना लगा दिया, अब हम कहीं के भी नहीं। क्या परेशानी होने वाली है? परेशानी क्या है, इस रास्ते के बंद होने से सारे संकट है। गांव का इतना छोटा रास्ता, अगर साइड से सवारी आ रही है तो दूसरी नहीं बच पाती। जब आपकी कॉलोनी यानी बाइक भी बचने में दिक्कत है, गाड़ी तो दूर की बात। गई थी तो रास्ता कौन सा दिखाया? रास्ता ये वाला दिखाया कि इसमें कुछ मकान अवैध हैं। अगर रेलवे नहीं देता, जो ठेकेदार बना रहा था मौके होराम सिंह ने ये बात मुझसे कही थी कि अगर रेलवे नहीं देता रास्ता तो हम ये सारे अवैध हैं मकान। आज ये मऊ कॉलोनी मेरी नगर विधानसभा में स्थित है और बहुत पुरानी कॉलोनी है ये। जैसा कि लोगों ने बताया कि रेलवे क्रॉसिंग के बराबर से ये रास्ता जा रहा है, इस रास्ते को दिखाते हुए सन 2007-8 में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा यहाँ पे कॉलोनी डेवलप की गई थी और जब से लोग यहाँ पे लगातार रह रहे हैं। अब अचानक रेलवे की तरफ से ये कह के कि ये रास्ता रेलवे का है, इसको बंद किया जा रहा है। मेरे संज्ञान में ये मामला आया तो मैं यहाँ पे मौके पर स्वयं आया हूँ और मैंने खुद यहाँ पे आके पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया है। जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि सभी क्षेत्र की जनता भी साथ में थी और एक एक गली में एक एक रास्ते पे हम लोग गए थे। यदि ये रास्ता बंद होता है तो इसमें कोई शक नहीं है कि क्षेत्रवासियों को बहुत समस्या होने वाली है। जो एक रास्ता मऊ गांव की तरफ से निकल रहा है, बहुत संकरा रास्ता है, 4-5 फीट चौड़ा रास्ता है वो, और उसमें से ना कोई एम्बुलेंस अंदर आ सकती है, ना कोई बच्चों की गाड़ी अंदर आ सकती है। कोई इमरजेंसी में कोई गाड़ी लेके अंदर आना चाहता है तो कॉलोनी में गाड़ी लेके भी नहीं आ सकता है। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।